वेलकम टू माय चैनल आरडी मेडिकल साइंस। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है और उसमें हम डिस्कस करेंगे यूरिन एनालिसिस के बारे में। तो गाइज अभी तक हमारा जो हेमेटोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट था तो वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हमने क्लिनिकल पैथ स्टार्ट किया है। काफ़ी दोस्तों कमेंट्स आ रहे थे हमारे पास यूरिन के रिगार्डिंग्स और उनके मेथड्स के बारे में, तो आज वही स्टार्ट किया हमने। तो गाइस इसके बारे में हम यूरिन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि जो हमारे न्यू फ्रेंड्स हैं वो हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल रंग का बटन दबा के, और वीडियो को गाइस पूरा कीजिए, पूरा वीडियो को देखिएगा। और जितने भी आपको यूरिन के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और बीच बीच में दोस्तों हम वीडियो लाते रहते हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट होती है उन सभी का वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो वो आप सभी दोस्तों तक भेजता हूँ। और गाइज आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर, और फेसबुक पे, और फेसबुक पे हमारा पेज है उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे आपको हमारी वीडियो मिल जाएंगे, उन सभी के लिंक मिल जाएंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज क्लिनिकल पैथ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। Technician working in clinical pathology laboratory are required to examine various body fluids other than blood. टेक्नीशियन जो क्लिनिकल पैथोलॉजी के अंदर जो कार्य करते हैं उनके एग्जामिन में वेरियस बॉडी फ्लूइड्स आते हैं, ब्लड को छोड़ के। उसके अलावा कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स आते हैं? यूरिन होता है, स्पाइनल फ्लूइड्स होता है जो हम CSF होता है हमारा, प्लूरल फ्लूइड होता है जो हम लंग्स से निकालते हैं, साइनोवियल फ्लूइड्स होता है जो जॉइंट से लेते हैं, एसाइटिक फ्लूइड्स होता है, साइटिक फ्लूइड्स जो हमारा होता है स्टोमक से निकालते हैं, स्टडी ऑफ द सीमेंस एंड फीकल मटेरियल्स, ये सभी पार्ट्स होते हैं हमारे क्लिनिकल पैथोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस के। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके एक के बारे में। तो अभी हमारा यूरिन का चैप्टर है। तो यूरिन एनालिसिस इज द प्राइमरी रिक्वेस्टेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रीनल डिसऑर्डर। जो यूरिन टेस्ट होता है वो प्राइमरी रिक्वेस्ट होती है किडनी डिजीज़ के बारे में पता लगाने के लिए, क्योंकि इससे हमारी किडनी के अगर कोई भी प्रोटीन आने लगता है किडनी यूरिन के अंदर तो हमें पता लग जाता है हमें किडनी की कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ होती है, कोई एंडोक्राइन हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है वो उसका भी हमें यूरिन से पता चल जाता है। प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है कोई उसके बारे में पता चल जाता है हमें यूरिन से। जॉन्डिस है, ड्रग्स ओवरडोज आर सो टेस्टेड बाय द यूरिन एग्जामिनेशन। जॉन्डिस है और कोई भी ड्रग्स होते हैं उनके बारे में हम यूरिन में बहुत सारे ड्रग्स के टेस्ट होते हैं, तो वो उन सब के बारे में हमें यूरिन से पता चल जाता है। यूरिन एनालिसिस एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लेबोरेटरी डायग्नोसिस। यूरिन जो एनालिसिस होता है एक लेबोरेटरी डायग्नोसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि जो फिजियोलॉजी कार्यात्मक जो हमारे यूरिन के क्या कार्य होते हैं तो वो सब उसके बारे में हम पता करते हैं। यूरिन इज ए ब्लड फिल्ट्रेट दैट एक्ट एज ए व्हीकल इन एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिन जो होता है वो ब्लड फिल्ट्रेट होता है और वो व्हीकल का कार्य करता है हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकालने का। अदर रूट्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रेशन आर इंटेस्टाइन, लंग्स, स्किन एंड लीवर। अदर जो रूट होते हैं हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकालने का, इंटेस्टाइन्स होते हैं, लंग्स होते हैं, स्किन, लीवर, ये सभी वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का एक रूट होता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आर द नेफ्रॉन्स विच आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। जो किडनी होती है हमारी वो यूनिट को फिल्टर करती हैं, तो उसके अंदर नेफ्रॉन होता है, और जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी का एक फंक्शनल यूनिट होती है, कार्यात्मक यूनिट होती है, और वो उनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर उनका साइज होता है। यूरिन इज ए फॉर्म्ड विद इन द नेफ्रॉन। जो यूरिन होता है वो नेफ्रॉन के अंदर बनता है, नेफ्रॉन किडनी के अंदर होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन टू ईच किडनी। जो हमारी 2 किडनी होती हैं दोनों किडनियों के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन टू ईच किडनी, प्रत्येक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। द नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ द ग्लोमेरुलर। जो नेफ्रॉन होता है उसके पार्ट्स होते हैं ये ग्लोमेरुलर, बोवाइन कैप्सूल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, लूप ऑफ हेनेल्स एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। जो बोवाइन कैप्सूल ये सब हमारे नेफ्रॉन्स के पार्ट होते हैं, उसके अंदर जो यूरिन फिल्टर होकर निकलता है उस सब से होके निकलता है। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट।
अब हम बात करते हैं हमें पेशेंट का अगर सैंपल लेना है यूरिन का, तो उसको हम क्या क्या चीज़ें के बारे में बताते हैं, उनके बारे में कैसे पेशेंट को हम यूरिन सैंपल देने के लिए तैयार करते हैं। मोस्ट केस द पेशेंट नीड नो स्पेशल प्रिपरेशन। ज़्यादातर इसमें कोई इसी चीज़ की स्पेशल प्रिपरेशन तैयार नहीं करनी पड़ती है, हमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं बताना होता। बट इफ़ ही इज़ डिहाइड्रेटेड तो ही मे बी आस्क्ड टू ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर ऑन आवर। यदि पेशेंट को डिहाइड्रेटेड हो रखा है, यानी कि बॉडी के अंदर पानी की कमी है, तो उसको पहले हम पानी पीने के लिए कहेंगे और उसके बाद में आधे एक से 1 घंटे के बाद हम उसको यूरिन सैंपल देने के लिए कहेंगे। इन फीमेल पेशेंट्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन फीमेल पेशेंट्स में वेजाइनल डिस्चार्ज शुड बी अवॉइडेड। अगर किसी फीमेल पेशेंट है कोई, उसको वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसको आप यूरिन सैंपल लेने से अवॉइड करेंगे। अगर वेजाइनल डिस्चार्ज होगा तो उसमें यूरिन के अंदर वो आ जाता है, उससे रिपोर्टिंग प्रॉपर्ली सही से नहीं आती। यूरिन कलेक्टेड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड शुड बी लेबल्ड और अवॉइड फॉर द दैट टाइम्स। यूरिन कलेक्शन करते टाइम जो फीमेल पेशेंट होते हैं उनमें अगर मंथ जो उनकी डेट आती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, अगर वो आ रखी है तो उस टाइम आप यूरिन का सैंपल नहीं लोगे। अगर आपने ले भी लिया है, पहली बात तो लेना नहीं होता उस टाइम पे, क्योंकि उसके अंदर ब्लड होता है और वो आपके उसमें आरबीसी आएंगी पूरी, तो पूरी एबनॉर्मल रिपोर्ट हो जाती है। तो उस टाइम पे अवॉइड किया जाता है कि उस टाइम पे सैंपल ना करवाया जाए। बट अगर कोई करवाता भी है तो प्रॉपर्ली उस पर लेबल करना है, उसको लिखना होता है कि भाई इस टाइम पे सैंपल लिया गया है। ये यूरिन सैंपल कलेक्शन करते टाइम में क्या किन बातों का ध्यान रखना है। क्लीन एंड ड्राई वाइड माउथ ग्लास और प्लास्टिक बोतल विच हैज़ स्क्रू टॉप्स। यूरिन का कंटेनर है वो क्लीन और ड्राई होना चाहिए, चौड़े माउथ का होना चाहिए और प्लास्टिक बोतल या कोई भी स्क्रू टॉप्स होना चाहिए, यानी टाइट हो सके ऊपर से सैंपल कलेक्शन के बाद में। द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर शुड बी 50 to 300 ml, यानी कि 50 से 300 ml कंटेनर की कैपेसिटी होनी चाहिए। द कंटेनर नीड नॉट बी स्टाइल फॉर यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। रूटीन एग्जामिनेशन के लिए हमें स्टाइल कंटेनर की आवश्यकता नहीं होती है। अगर है तो भी आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो भी आप रूटीन कंटेनर दे सकते हैं। यूज स्टाइल कंटेनर फॉर यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर के लिए हमें स्टाइल कंटेनर की आवश्यकता होती है। तो गाइज वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कुछ भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। यूरिन कलेक्शन फॉर चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए यूरिन यूज एडिसिव प्लास्टिक बैग फॉर चिल्ड्रन। छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए प्लास्टिक बैग आते हैं, आप इसमें यूरिन सैंपल ले सकते हैं, उसको टाइम से लेबोरेटरी में पहुंचा सकते हैं। टाइप ऑफ यूरिन सैंपल। यूरिन सैंपल दोस्तों यहाँ पे 2 टाइप के बताए हैं। सिंगल स्पेसिमेन होता है हमारा रैंडम सैंपल, किसी भी टाइम पर आप यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, और एक होता है 24 आवर्स का यूरिन सैंपल्स। इसके लिए हम 24 घंटे में यूरिन सैंपल देना होता है। एग्जामिनेशन द यूरिन विद इन 1 आवर। हमें यूरिन का जो सैंपल अगर हमने कलेक्ट किया है तो उसको हमें 1 से 2 घंटे के अंदर हमें उसको प्रोसीजर कर लेना चाहिए उसको। अदरवाइज उसमें क्या होता है, प्रीवेंशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। इट शुड बी स्टोर्ड एट 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर है इन रेफ्रिजरेटर। 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे हमें इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना चाहिए, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो। चेंजिंग इन यूरिन कंपोजिशन स्टोर एट रूम टेम्परेचर आर एज फॉलो। यूरिन के अंदर क्या क्या चेंजिंग आ जाती है अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा टाइम के लिए रख लेते हैं तो। लाइजेज ऑफ आरबीसी बाय हाइपोटोनिक यूरिन। जो आरबीसी होती है वो लाइज हो जाती है हाइपोटोनिक यूरिन की वजह। हाइपोटोनिक यूरिन क्या होता है कि जो हमारा यूरिन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस होता है वो लो हो जाता है देन ब्लड की बजाय इलेक्ट्रोलाइट जो कंसनट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। द डीकम्पोजिशन ऑफ कास्ट। डीकम्पोजिशन जो कास्ट होती है यूरिन के अंदर, कोई बी सेल्स हैं, आरबीसी हैं या ग्रेनुल कास्ट है, वो डीकम्पोज हो जाती है सभी। उनकी अपनी जो शेप होती है वो शेप टूट जाती है और हमें पहचान नहीं पाते हम उस चीज़ को, और वो हमारे से मिस रिपोर्ट हो जाती है उसमें। बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है इसके अंदर ज़्यादा टाइम रखने से। डिक्रीज इन ग्लूकोज लेवल ड्यू टू द बैक्टीरियल ग्रोथ। अगर ग्लूकोज है यूरिन के अंदर तो उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से उसकी वो लेवल उसका कम हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम यूरिन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड नेचर ऑफ यूरिन चेंजिंग इन एल्कलाइन। यूरिया जो होता है यूरिन के अंदर अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है,
और दूसरा क्या होता है कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ होते हैं हो जाती है, उनके बाद अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो हमारा यूरिन होता है उसकी पीएच चेंज हो जाती है। अगर ज़्यादा टाइम आप यूरिन टेम्परेचर रखते हो बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से यूरिन की पीएच एल्कलाइन हो जाती है। और दूसरा क्या होता है, कई बार यूरिन बहुत ज़्यादा टर्बिड हो जाता है। अगर आप यूरिन को लेते साथ फ्रिज में रख देते ज़्यादा टाइम के लिए, तो आपने कभी देखा होगा यूरिन एक टर्बिड हो जाता है, उसके अंदर क्या अमोर्फस यूरेट्स आ जाते हैं। तो वो भी एक एबनॉर्मलिटी होती है अगर ज़्यादा टाइम आप यूरिन को रखते हैं। तो उस चीज़ को अगर आपको देखना होता है तो गाइस उसको मैं आपको आगे बताऊँगा। हमारी जो केमिकल एग्जामिनेशन है प्रोटीन का है उसमें, अगर आपको अभी मैं बता देता हूँ, अगर ऐसा कभी होता है अमोर्फस यूरेट्स आ जाते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन कभी आई है तो आप इसमें क्या करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा केमिकल एग्जामिनेशन आएगा उसमें आपको बताऊँगा इसके बारे में। प्रिजर्वेटिव यूज्ड, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जो हमें यूरिन को अगर हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको एग्जामिनेशन करने में तो वो हमें उसके अंदर डाल के रखने चाहिए। टोलिन, टोलिन क्या होती है दोस्तों, ऐड 2 ml ऑफ टोलिन इन 100 ml ऑफ यूरिन। अगर 100 ml हमारा यूरिन है तो उसके अंदर हमें 2 ml डालनी चाहिए। इट फ्लूड्स ऑन सरफेस ऑफ द यूरिन, ये जो यूरिन होती है उसके सरफेस के ऊपर रह जाती है। इट इज़ नॉट इफेक्टिव, ये कोई इफेक्टिव नहीं डालती यूरिन के अंदर। बट इफ़ ए बैक्टीरिया आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द यूरिन, अगर बैक्टीरिया ऑलरेडी यूरिन के अंदर प्रेजेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ये यूरिन की लेयर से बना लेते हैं इसके ऊपर, और जो बाहर से अगर आपको बैक्टीरिया उसके अंदर दोबारा उस यूरिन के अंदर नहीं घुस सकता। फॉर्मलिन, 3 ड्रॉप्स इन 100 ml ऑफ यूरिन, इट्स गुड फॉर्म सेडिमेंट। फॉर्मलिन जो होती है 100 ml यूरिन के अंदर 3 ड्रॉप डालते हैं इसके, और ये गुड सेडिमेंट, इससे अच्छा सेडिमेंट बन जाता है। थाइमल, थाइमोल ए स्मॉल क्वांटिटी 1 क्रिस्टल यूज्ड, इसका क्रिस्टल टाइप का आता है ये, तो 1 क्रिस्टल इसमें यूज़ करना चाहिए हमें। तो थाइमोल में हाउएवर कॉजेज फॉल्स रिएक्शन फॉर प्रोटीन, प्रोटीन जो टेस्ट करते हैं उसमें फॉल्स रिएक्शंस आ जाती है थाइमोल की वजह से कई बार। तो बोरिक एसिड 0.3 ग्राम पर 120 ml ऑफ यूरिन। कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन, जो नॉर्मल यूरिन होता है उसके अंदर क्या कंपोजिशन होती है, वॉल्यूम 600 से 2500 ml, 600 to 2500 ml पर 24 आवर्स इन अडल्ट। 600 से 2500 ml 24 घंटे में हमारे नॉर्मल अडल्ट की यूरिन की वॉल्यूम होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी नियोनेट के अंदर 1.012 होता है, इन्फेंट के अंदर 1.002 से 1.006 होती है, अडल्ट से 1.003 से 1.030, पीएच 4.7 to 7.5 तक होती है। टोटल सॉलिड जो होते हैं वो 30 to 70 ग्राम पर लीटर, 30 से 70 ग्राम पर लीटर होते हैं। अब बात करते हैं यूरिन के मेथड। यूरिन के अंदर हम 3 तरह के एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इनको हम एक एक चैप्टर वाइज इनके बारे में बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या पार्ट आते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, और माइक्रोस्कोपिक में हम कौन कौन से पार्ट इसके यूरिन में क्या क्या देखते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और ताकि मैं आप लोगों तक और अच्छी वीडियो पहुंचा सकूं। तो गाइस आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में, सभी में शेयर कीजिए। अगर आपका कुछ भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप कुछ जानना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू।